हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग इक्वाट्रिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप सबने MME 1, MME 2, MME 3, स्टैट्स 1, जो पुराने बच्चे होंगे वो सिर्फ MME 1, MME 2 पढ़े होंगे, और जो नए बच्चे होंगे वो MME 1, MME 2, MME 3 पढ़ करके आए होंगे। और स्टैट्स 1, स्टैट्स 2 भी आपने पढ़ लिया है। अब आप रेडी हो चुके हो किसके लिए? इकोनोमेट्रिक्स के लिए। तो इकोनोमेट्रिक्स में आपको हाउ टू स्टडी इकोनोमेट्रिक्स मैंने बनाया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस है। आज हम लोग गुजराती बुक से सारे कॉन्सेप्ट्स करने हैं, तो गुजराती बुक का चैप्टर 2 ले रहे हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। टोटल सिलेबस में हमारा चैप्टर 2 से लेकर के चैप्टर 10 तक है। तो चैप्टर 2 में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 और 3 मिलाकर के यूनिट 1 होगा, ठीक है। तो रिग्रेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। अब बात आती है, इस पेपर का नाम है इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनॉमिक्स का जितना भी मेजरमेंट वाला पोर्शन है ना, जितना भी कैलकुलेशन और बड़े बड़े मेजरमेंट होते हैं मॉडल्स के, उन सब को एक अलग पेपर बना दिया इकोनोमेट्रिक्स। तो इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे जो माइक्रो, मैक्रो, MME, स्टैट्स वगैरह सबसे पढ़ करके आए हो। सबका एप्लीकेशन होगा कहाँ? इकोनोमेट्रिक्स में, ठीक है। तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इकोट्रिक्स भी बोलते हैं, वैसे इसका पूरा नाम है इकोनोमेट्रिक्स। तो लीनियर रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स पढ़ेंगे, और इसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल पे कैसे डिपेंड करता है इसी के बारे में सारा कुछ पढ़ना है। आगे चल करके ना हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडिंग अपॉन प्राइस, या प्राइस डिपेंडिंग अपॉन डिमांड, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट विथ वेज रेट, इस तरीके से काफी कुछ होगा। GDP पे अनएम्प्लॉयमेंट डिपेंड करेगा, बहुत कुछ है पढ़ने को। तो वो सारा रिसर्च और एनालिसिस जब हम करते हैं तो इकोनोमेट्रिक मॉडल के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना होता है इकोनोमेट्रिक्स में कि एक मॉडल सजेस्ट किया जाता है कि आपको ये वेरिएबल का एक रिलेशनशिप वाला मॉडल बनाना है। फिर पता लगाना है कि एक वेरिएबल दूसरे को कैसे अफेक्ट कर रहा है। जब पता लग जाएगा कि ये उसको कैसे अफेक्ट कर रहा है, तो फिर हम अपना कुछ डिसीजन या फ्यूचर पॉलिसीज हम अपनी बना सकते हैं, जिसको कि फोरकास्टिंग कहते हैं। पहले से भी प्रेडिक्शन कुछ कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, उसके हिसाब से हम आज से ही अपना वो स्टेप लेना शुरू कर देंगे। क्लियर? यही सारा कुछ इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ाया जाता है। तो चलो, लीनियर रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस। तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स इन चैप्टर 2 ओनली, तो हम लोग 2 वेरिएबल ही बार बार बोलेंगे। यही चीज आपका चैप्टर 4 में मेनी वेरिएबल्स के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ते समय 2-3 बातें आपको बता दें कि आपको एक मोटी सी बुक लेनी है, लगभग 500 पेजेस का, ताकि उसमें सारे इकोनोमेट्रिक्स के नोट्स एक ही जगह आ जाए। ये नहीं कि अलग अलग अब ढूंढते फिर रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, कहीं चैप्टर 2 है, कहीं चैप्टर 5 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ एक जगह होना चाहिए, क्योंकि सारे टॉपिक एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। उसके बाद से आपको क्लास में बैठना है, लाइव में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, रिकॉर्डेड से भी पढ़ सकते हो, सेम टू सेम होता है, कुछ फर्क नहीं है। और आपको नोट्स बनाना है। अगर आप साथ साथ नोट्स बना लोगे तो एक ही क्लास में काम खत्म हो जाएगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ समझने में लगा रहे हो तो फिर नोट्स बनाने के लिए आपको दोबारा वीडियो देखना पड़ेगा। तो वो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे, ये आपको देखना है। फिर पानी वानी पी पी करके स्क्रीन पे ज़्यादा देर देख करके हेडेक होने लगता है। तो ये सारी बातें तो खैर आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी मैंने एक बार याद दिला दिया। और साथ में एक रफ नोटबुक, एक ही बुक, जो रफ नोटबुक सिर्फ कैलकुलेशन के लिए, जो रफ कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए, और एक ही नोटबुक बनाना है रफ फेयर। और एक कैलकुलेटर भी होना चाहिए सिंपल वाला आपके पास, और नोटबुक, और ये कॉलेज की जो रीडिंग है वो होनी चाहिए, क्योंकि टाइम टाइम पे हमें रीडिंग से भी एग्जांपल्स को रेफर करना पड़ सकता है। तो स्टार्ट करें। व्हाट इज रिग्रेशन एनालिसिस? तो ये 2 वेरिएबल का रिलेशन बताता है कि कैसे x जो है वो y को अफेक्ट कर रहा है, या उल्टा भी कह सकते हैं कि y कैसे x को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में हमेशा जो अफेक्ट करेगा उसी को x पे ले लेते हैं, इसलिए पढ़ते हम लोग सिर्फ y ऑन x मॉडल ही हैं। लेकिन रिग्रेशन में दोनों मॉडल होते हैं, y ऑन x या x ऑन y। अब प्राइस डिमांड पे डिपेंड करेगा, डिमांड भी तो प्राइस पे डिपेंड करता है, तो वही y वर्सेस x हो सकता है या फिर x वर्सेस y हो सकता है। लेकिन इकोनोमेट्रिक्स में ज़्यादातर आपको y वर्सेस x ही मिलेगा। जब आपको डिमांड ऑन प्राइस पढ़ना है तो प्राइस चला जाएगा x पे, डिमांड चला जाएगा y पे। और अगर डिमांड ऑन प्राइस करना है तो प्राइस चला जाएगा x पे, डिमांड चला जाएगा y पे। मतलब आप समझ रहे हो। तो थोड़ा थोड़ा लिखते हुए भी चलेंगे, क्योंकि मेरी कही हुई बात अगर आप भूल गए तो एक लाइन रहेगा नोटबुक में, आप पढ़ लोगे तो फिर आसान रहेगा। तो इट इज द स्टडी ऑफ
It is the study of cause and effect relationship between two variables. Cause and effect relationship between two variables, दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है. One is independent and other is dependent. Other is dependent. Other is dependent. Clear? अब जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे टू वेरिएबल का लेंगे तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. ध्यान से सुनना. तो इसमें x कहलाएगा हमारा कॉज, y क्या कहलाएगा इफेक्ट. अगर हम x को नाम देते, ये नाम सारे टर्म्स ना आपको याद होने चाहिए. टर्म्स इसलिए याद होने चाहिए क्योंकि बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, कहीं भी कुछ भी वर्ड यूज कर देता है. ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट तो आप समझ गए. उसके बाद से x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट होता है, वहीं पे y के लिए है डिपेंडेंट. ठीक है, x को हम लोग फ्री भी बोलते हैं. फ्री मतलब ये कोई भी वैल्यू ले सकता है. और एक बार जब आपने x को फिक्स कर दिया, जैसे x मान लो 50 डाला है, तब तो y उसी पे डिपेंड करके एक सिंगल वैल्यू आएगी. तो y फ्री नहीं है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है. तो x फ्री है, y जो है नॉट फ्री. एक और टर्म है एक्सोजिनस, और ये है एंडोजिनस. ये क्या है, एंडोजीनस. ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई. अब जरूरी नहीं कि सिर्फ y ही x पे डिपेंड करे, कभी कभी x भी y पे डिपेंड कर सकता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में पता लग जाएगा. तो नोट में है कि y होगा ax प्लस बी या x होगा cy प्लस डी. तो ये क्वेश्चन में पता लग जाता कि x कौन सा वेरिएबल है, y कौन सा वेरिएबल है, ये लैंग्वेज से पता लग जाता है. तो इसमें कोई नई बात नहीं है, ये क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लग जाएगा. और ये इकोनॉमिक थ्योरी पे भी डिपेंड करता है, बाय इकोनॉमिक थ्योरी. जो आप माइक्रो मैक्रो में पढ़े होगे ना, वो चीज़. अब हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा. ऐसा नहीं है कि माइक्रो मैक्रो पूरा का पूरा आपको थोरो लर्न होना चाहिए, ऐसा नहीं है. अगर आपने कोई डेरिवेशन किया है तो उसका रिजल्ट तो कम से कम याद होगा. तो ऐसी ही चीज़ों को हम लोग यूज़ करते हैं. कहाँ, इकोनोमेट्रिक्स में. एक चीज़ और, अगर इकोनोमेट्रिक्स से पहले आप अगर नहीं पढ़े हो स्टैट्स, अगर स्टैट्स एक बार भी पढ़े हो तब तो ठीक है, कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, रिकॉल कराना हमारा काम है. लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर स्टैट्स में आपको डिवोर्स से चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 इतना चैप्टर कर लेना चाहिए. अभी अगर आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन करना चाहते हो या टाइम बहुत कम है, तो कम से कम चैप्टर 4 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर लेना. कैसे एरिया वगैरह देखते हैं, 5 वगैरह ये सब पढ़ा रखे हैं, ये आपको आ जाना चाहिए. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जेड का क्या मतलब होता है, कैसे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ आना चाहिए. 5 में सैम्पल्स, चलो 5 अभी नहीं भी आएगा फॉर द टाइमिंग तो चलेगा. चैप्टर 7 में कॉन्फिडेंस इंटरवल, और चैप्टर 8 में अल्फा बीटा मत करना, टाइप 1 टाइप 2 एरर करने की जरूरत नहीं है. सिर्फ हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब खाली 8.2 कर लेना बस. इतना कम से कम चैप्टर 4 का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और चैप्टर 7 तो छोटा सा है, 2-3 क्लास का है, और चैप्टर 8 का 8.2 इतना कम से कम करके आपको रेडी रहना. तभी इकोनोमेट्रिक्स आपको आसानी से समझ में आएगा. अदरवाइज आपको लगेगा कि ये सारे टर्म्स हो क्या रहे हैं. ठीक है, मैंने बता दिया कि मिनिमम कितना आपको रिवाइज करने की जरूरत है. अगर आपके पास वीडियोस हैं तो ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है. अगर आपको चाहिए तो आपको कैसे एक्सेस करना है, आप अपना प्रवीण सर से मैसेज करके पूछ लोगे कि कैसे मिलेंगे आपको ये सारे चैप्टर्स. तो ये तो हो गया बच्चे. अब है कि हम रिग्रेशन पढ़ते ही क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ गई हमें रिग्रेशन पढ़ने की. तो लिखना ऑब्जेक्टिव्स क्यों पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
रिग्रेशन एनालिसिस। एनालिसिस तो पता है ना, लॉजिकल स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस। तो पहला है टू एस्टिमेट द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम गिवन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल की जो मीन वैल्यू दी होगी तो उससे हमें अगर y मीन निकालना, अगर x का मीन दिया हुआ है और हमें y मीन चाहिए तो सीधा हम रिग्रेशन इक्वेशन में डाल देंगे और हमें y मीन मिल जाएगा। तो पहला है टू एस्टिमेट द, कोई भी एक, चाहे y मीन हो गिवन तो x मीन निकाल सकते हैं, या फिर x मीन गिवन हो तो हम लोग y मीन निकाल सकते हैं। टू एस्टिमेट द मीन ऑफ one variable from given from other variable mean, from other variable mean। दूसरा, to forecast the mean value of x, to forecast। अब फोरकास्टिंग क्या होती है, आपने सुना है वेदर फोरकास्ट, कि मौसम विभाग से ये पता चला है कि अगले कुछ घंटों में यहाँ इस क्षेत्र में तूफान आ सकता है, बारिश आ सकता है, ठीक है। तो कुछ घंटों में वो कैसे पता लगता है, क्योंकि वो पिछले एक हफ्ते से ना वेदर को देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। कोई साइक्लोन चला है किसी कंट्री से और वो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या है, वो कैसे कैसे हिट करता जा रहा है, कितना किलोमीटर कितने घंटे में, उससे उन्होंने आइडिया लगा लिया कि अगर ऐसा ही ट्रेंड चलता रहा तो इंडिया में गुजरात में कब हिट करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा ही यहाँ भी, अगर मान लो हमारे पास डेटा अवेलेबल है 2001 से 2020 तक, तो वही ट्रेंड अगर डेटा का चलता रहा तो 2030 में क्या कंडीशन होगी हमारे कंट्री के जीडीपी की, वो हम आइडिया लगा सकते हैं। जीडीपी बहुत कम होने वाला है, तो हम अभी से मेजर्स लेना शुरू कर देंगे कि कैसे हम अपने कंट्री के डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे फील्ड है, मेडिकल, टीचिंग, जितना भी फील्ड आप सोच सकते हो, हर जगह पे इकोनोमेट्रिक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। मार्केट में तो है ही, सेल्स डिपार्टमेंट में तो है ही, बहुत जगह, प्रोडक्शन हर जगह है, ठीक है। तो टू फोरकास्ट द, तो यहाँ पर ये बात आपको बता रहे हैं कि हमारे पास डेटा था 2001 से लेकर के 2020 तक, 2030 का तो नहीं था, लेकिन 2030 का भी हम लोग फोरकास्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। लास्ट 20 ईयर्स के ट्रेंड पे 2030 में क्या होगा, फ्यूचर का जो अभी आया नहीं है उसका भी पता लगा सकते हैं। वही चीज, वही पॉइंट लिखने जा रहे हैं। टू फोरकास्ट द मीन वैल्यू ऑफ y for x beyond the sample values, this word is very important, beyond the sample range, जो सैंपल में नहीं है उससे बाहर भी हम लोग आइडिया लगा सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है टू एस्टिमेट द मीन और सेंट्रल वैल्यू फ्रॉम द अवेलेबल वैल्यूज। टू एस्टिमेट the mean or central values from the given values, मतलब जो भी x और y की वैल्यूज गिवन है उनका मीन और सेंट्रल वैल्यूज एस्टिमेट करने में हमें हेल्प मिलता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास है y ऑन x, देखो बच्चे हम पढ़ रहे हैं दो वेरिएबल का और वो भी लीनियर फॉर्म में, तो टू वेरिएबल का लीनियर फॉर्म में जो फंक्शन होगा उसका ग्राफ क्या बनेगा, इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। अब मान लो कि दूसरा जो है x ऑन y, वो भी तो एक स्ट्रेट लाइन ही होगी ना, क्यों, क्योंकि देयर आर ओनली टू वेरिएबल्स x एंड y और दोनों का लीनियर डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर, तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो ये प्रॉपर्टी आप अच्छे से याद कर लें कि दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करता है, इफ दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस, देन ये x बार होता है और ये y बार होता है। तो अगर हमारे पास कभी दो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन है,
हम उनको सॉल्व कर देंगे आपस में, एलिमिनेशन मेथड लगा ले, सब्सटीट्यूशन लगा ले, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो मेथड लगाना है आप लगा करके, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा सॉल्व करने के बाद, दैट विल बी योर नॉट सिंपल एक्स नॉट सिंपल वाई, बट इट विल बी एक्स मीन एंड वाई मीन। क्लियर बच्चे? तो ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे एक बार जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो। नेक्स्ट है टू टेस्ट दी, खैर ये वाला जो फोर्थ रिमार्क है ये तो बहुत यूज होना है, हर चैप्टर में हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें करना है। टू टेस्ट दी हाइपोथेसिस अबाउट द नेचर ऑफ डिपेंडेंस, कि किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ डिपेंडेंस। बहुत सारे टेस्ट इसमें हम लोग पढ़ेंगे, टी, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट, ठीक है। इसके लिए आप बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स भी पढ़ सकते हो, बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि काई स्क्वायर जो है वो आपका नहीं था, चैप्टर 7 के लास्ट में है, तो आप इसके लिए बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स को रेफर कर सकते हो, उस पर भी मैंने लेक्चर आपको लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो टी, काई स्क्वायर और एफ टेस्ट के बारे में। अब ये आपके कोर्स में नहीं आएगा, पहले तो इससे भी आता था एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, अब आपके कोर्स में बेसिक्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स से क्वेश्चन नहीं आना, तो इनको सिर्फ एक नज़र पढ़ जाना है। इसमें मैंने चैप्टर 7 का लास्ट वाला सेक्शन कराया हुआ है, चैप्टर 8 थोड़ा बहुत कराया हुआ है और चैप्टर 9 का कराया हुआ है, ठीक है, तो आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये एक बार बस आपको गो थ्रू कर लेना है। इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कि कोरिलेशन होगा, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे, हेटेरोसिडास्टिसिटी होगा, बहुत कुछ है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए ज़्यादा टर्म्स हम अभी यूज़ नहीं करना चाह रहे, बेकार का कन्फ्यूज़न क्रिएट करना मेरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ोगे ना, सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। एक चीज़ और जो बच्चों को नहीं पता होता, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग बताते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स में चैप्टर 2 नहीं पढ़ोगे तो 3 नहीं कर पाओगे, 2 और 3 पे कमांड नहीं होगा तो 4 नहीं कर पाओगे, 2, 3, 4 नहीं होगा तो 5 नहीं कर पाओगे। इससे क्या आप समझते हो कि हर चैप्टर को करते हुए ही आप सीक्वेंस में जा सकते हो, अपनी मर्जी से कोई चैप्टर नहीं ले सकते। चैप्टर 6 तक तो कॉन्टिन्यूएशन में आपको जाना है, चैप्टर 6 के बाद 7, 8, 9, 10 में ऑप्शन हो जाता है, थोड़ा बहुत चलता है, आप कोई चैप्टर कभी भी कर सकते हो, लेकिन 2 to 6 आपको कॉन्टिन्यूएशन में ही रहना है। दूसरी बात और कि आपका एक और बुक ऐड हो गया है, वोल्ड्रिज, तो वोल्ड्रिज और गुजराती के एग्जाम्पल्स आपको करने हैं प्रैक्टिकल के लिए। प्रैक्टिकल कॉलेज में जब कराएंगे तो वहाँ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना होता है, वहाँ पर माई डेटा में सारा डेटा को ऐड किया हुआ होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो सिखा देते हैं कॉलेज वाले ही लैब लेते हैं, प्रॉपरली आपको सब कुछ बताते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे आपको यहाँ एग्जाम्पल्स कराएंगे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिकली आपको लैब में करना होगा। तो थोड़ा बहुत कंप्यूटर का कोडिंग वगैरह है वो बताएंगे लैब वाले, तो आप वहाँ पे कर लेना, मौका मिलता है तो ज़रूर सीखो, क्योंकि प्रैक्टिकली ईजी हो जाता है और बहुत टफ नहीं होता, क्योंकि आपको वहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, सब कुछ यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर बनाया हुआ होता है, बस पुट करते जाओ और रिजल्ट डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का भी अलग से एग्जाम होता है, आप अपना पूरा पढ़ना स्टार्टिंग का, तो 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, 10 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, उसमें सब कुछ देख लेते हैं, और 10 मार्क्स का वाइवा होगा, वाइवा में कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया, और 90 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर होगा। तो एग्जाम्पल कोरिलेशन, हेटेरोसिडास्टिसिटी, ये सारा कुछ पूछ सकते हैं। तो यहां तक तो समझ में आ गया। अब इतनी देर से बोल रहा है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, लीनियर रिग्रेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसका मतलब है एक्स और वाई का डिग्री 1, 1 होगा, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी। तो अब एक टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पीआरएफ। थोड़ा देर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पीआरएफ को समझने के बाद ही आप जान पाओगे कि कैसे हमने स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर यूज किया है। पीआरएफ का फुल फॉर्म होता है पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। तो मैथमेटिकल फंक्शन ऑफ PRF is या PRL, ठीक है,
PRL population regression line is called PRF। अब आप समझ गए हो कि ये है पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन के लिए, यानी स्केच करोगे ग्राफ में तो पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन मिलेगा आपको। और PRF का मतलब क्या है? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब ये होते क्या है, तो एक एग्जाम्पल देखेंगे ना तब ज़्यादा समझ में आएगा, उसके बाद से फिर लिखवाएंगे। तो थोड़ा सा स्पेस आपको छोड़ देना है, लगभग 4 to 5 लाइन्स बस यहाँ पर, या PRL बाद PRL के लिए या PRF के लिए आपको जगह छोड़ देना, PRF ही लिख दो। और फिर PRL के लिए दो तीन लाइन PRF के लिए और 2-3 लाइन PRL के लिए छोड़ दो। और फिर एक एग्जाम्पल करते हैं, तब वापस आकर के हम लोग इसको फिलअप करेंगे। एक एग्जाम्पल देखेंगे, उससे समझेंगे कि PRF होता क्या है। और ये एग्जाम्पल है आपके रीडिंग में, मैथ्स सेट स्कोर का है। मैथ्स सेट स्कोर, इसके लिए एग्जाम्पल आपको पढ़ना पड़ेगा, तो सभी को अपना रीडिंग निकाल लें। रीडिंग में पहला ही एग्जाम्पल है चैप्टर 2 का, सेक्शन 2.2 में दे रखा है, तो सबने निकाल लिया, पढ़े। To illustrate what all this means, we will consider a concrete example in the last 2 years of high school. ये अमेरिका में होता है, एक सेट स्कोर टेस्ट होता है, जैसे हमारे यहाँ नहीं होता कैट मैट MBA के लिए, वैसे ही वहाँ भी होता है हाई स्कूल में। उसमें स्कोर दिया जाता है बच्चों को, और उस स्कोर पे ना उनको जॉब मिल जाती है स्कोर कार्ड दिखलाने पे। वही सैट स्कोर हो रहा है, और सैट में मैथ्स का स्कोर देखा जा रहा है, उसी पे जॉब मिलती है। क्योंकि जिसका जैसा मैथ्स होगा, मैथ्स जो है वो आपका ब्रेन का बिल्कुल रिफ्लेक्शन होता है। जिसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं उसका ज़्यादा ब्रेन तेज होता है, ये कहा जाता है, ठीक है, कैलकुलेशन वाला। तो वही सेट स्कोर लिया जा रहा है, और फिर जब उनकी जॉब लग गई है तो उनका वेज भी लिया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, सेट स्कोर को वेज पे रिग्रेस करा रहे हैं, और ये पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से स्कोर और वेज में रिलेशनशिप है। समझ में आ गया? इसी के बारे में पूरा एग्जाम्पल है, तो पढ़ते हैं। वापस आ जाओ बुक में, देखो 2 years of high school, सेकेंड लाइन पे है। मोस्ट अमेरिकन टीनेजर्स टेक दी सैट कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे हमारे यहाँ भी हो गया ना कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ग्रेजुएशन में सीधा तो एडमिशन होता नहीं, एंट्रेंस आपको देना पड़ता है, वैसे ही वहाँ पे सैट है। The test consists of 3 sections: critical reasoning, formerly called the verbal section, mathematics, and an essay portion, which scored on a scale of 0 to 800। यानी स्कोर का जो है स्केल है, कहाँ से कहाँ तक है? 0 to 800 है। स्कोर कहाँ से कहाँ आएगा? 0 to 800। Since the essay portion is more difficult to score, ऐसे पोर्शन जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट है स्कोर करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे में क्रिएटिविटी आ जाता है, लैंग्वेज आ जाता है, तो उसका स्कोर ढंग से पता नहीं लग पाता। कई बार इंटेलिजेंट बच्चे भी जो हैं वो ज़्यादा लिखना नहीं चाहते, तो इससे में ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं मिलता है उनके कैपेबिलिटी का। तो ईच स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 200। हाँ, मैथमेटिक्स को ले रहे हैं, मैथमेटिक्स एंड देन इसे, अच्छा दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। क्रिटिकल ईच स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ दिस वन। Since the essay portion is more difficult to score, we will focus primarily on the mathematics section। यानी essay को छोड़ करके मैथमेटिक्स के मार्क्स को ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। Suppose we are interested in finding out whether a student's family income is related to how well students score on the mathematics section of the test। मतलब उसका फैमिली का इनकम पे मैथ्स स्कोर को देख रहे हैं, उनका वेजेस नहीं, उनके फैमिली के इनकम पे कैसे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये देखना चाह रहे हैं। लेट y रिप्रेजेंट द मैथ्स सेट स्कोर एंड x रिप्रेजेंट एनुअल फैमिली इनकम। तो x क्या है बताना? x है एनुअल फैमिली इनकम, एनुअल फैमिली इनकम, और y क्या है? मैथ्स सेट स्कोर। तो x हो गया एनुअल फैमिली इनकम, y हो गया मैथ्स सेट स्कोर। अब y को x पे रिग्रेस कराना है। द इनकम वेरिएबल हैज बीन ब्रोकन इनटू 10 क्लासेस।
इनकम को 10 क्लासेस में ब्रेक कर दिया गया और आप लोग देख सकते हैं अपने टेबल में, रीडिंग का टेबल निकाल लें, टेबल 2.1। तो टेबल है हमारे पास 2.1 और इसमें हर इनकम क्लास से 10-10 लोगों का इंटरव्यू लिया गया है और ये पूरे पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। मान लो कि सिर्फ 100 बच्चों को ही स्कोर मिलता है, 100 बच्चे को ही दिया जाता है, क्वालिफाइड बच्चों को, तो 10-10 फ्रॉम ईच क्लास लिए गए हैं पीपल और सबका स्कोर नोट किया गया है। देखो जरा बुक में, पहले है $5,000, फिर है $15,000, 5,000, 15,000, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 90 और लास्ट में जाकर के डॉलर कितना है, 150,000। और सीरियल वाइज में दे रखा है स्टूडेंट में 10-10 स्टूडेंट फ्रॉम ईच सेक्शन, 1, 2, 3 से लेकर के 10 बच्चे हैं। स्कोर देख लो, 460, 470, ठीक है, फिर है 460 लाइक दिस वे, सबका स्कोर लिखा हुआ है। यानी हर इनकम क्लास के सामने 10 ऑब्जर्वेशन है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, इसको x1 ले लेते हैं, इसको x2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x10 हो जाएगा। अब कंडीशन x पे लग रही है, कंडीशन किसके ऊपर लग रही है, x के ऊपर कंडीशन लग रही है। फर्स्ट वाले में x1 इज इक्वल टू 5,000 हमने फिक्स कर दिया है और फिर उनका मीन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, मीन। तो सारे का समेशन करके समेशन x1/10 कर दिए और ये आ गया 452। पता है 452 को सिंपल मीन नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल मीन। कंडीशनल मीन क्यों कहते हैं, तो क्योंकि इसमें x के ऊपर कंडीशन लग गई है कि सिर्फ उसी इनकम ग्रुप वाले का एवरेज निकाला गया है जिनके इनकम 5,000 है, ठीक है। तो 5,000 वालों का ही सिर्फ निकाला गया, इसलिए कंडीशन 5,000 पे लगी है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनो। एक्सपेक्टेंसी ऑफ y, ये आपने स्टैट्स में पढ़ रखा है कि मीन को हम लोग एक्सपेक्टेंसी वर्ड से भी यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी के टेक्स्ट में। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x1 इज इक्वल टू 5,000, तो कंडीशन इज अप्लाइड ओवर इनकम ना 5,000 और हम एक्सपेक्टेंसी किसकी निकाल रहे हैं, y की निकाल रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल मीन एंड दिस इज इक्वल टू 452। अब आप समझ गए हो। अब यहाँ पे जितने भी हैं सारे 10 का सम करके अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो मीन आ गया 475। सो व्हाट दिस रिप्रेजेंटेशन इज, एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 15,000 या एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, जो भी मीन है 552, इसको लिखेंगे एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 150,000 या फिर एक्सपेक्टेंसी ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू xn, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप ऐसे रिप्रेजेंट करो x इज इक्वल टू xn, ताकि वो ये ना लगे कि रेशियो का है x इज इक्वल टू x2। तो इन सब को कंडीशनल मीन बोलते हैं। कंडीशनल मीन इसलिए क्योंकि कंडीशन इनकम के ऊपर लगी हुई है, किसी खास पर्टिकुलर x के लिए एवरेज निकाला गया है y का, इसलिए इनको कंडीशनल मीन बोलते हैं। बस यही मुझे समझाना था यहाँ से। तो सपोज करो कि अगर मैंने ये बनाया, इधर ले लिया x पे इनकम और y पे ले लिया सेट स्कोर। क्या ले लिया y पे, सेट स्कोर। पहला था 5,000, दूसरा था 15,000, ठीक है, 5,000, 15,000, 25,000 सो ऑन। अब 5,000 के सामने 10 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लास्ट में 150,000। अब इनका जो मीन है, सपोज करो कि मीन यहाँ है, मीन यहाँ है,
अब आप इनको कोशिश करो एक लाइन में ज्वाइन करने की, एक थिक लाइन से। तो ये हो जाएगा PRF, यानी सारे कंडीशनल मीन को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? PRF। कुछ अगर एक दो छूट जाए तो छूट जाए, मोटा मोटी हम लोग मतलब ब्रॉडवे में ये कहते हैं कि वी ट्राई टू कवर ऑल द पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स नहीं हो पाए तो वो छूट जाए तो छूट जाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को कवर करते हुए जो ग्राफ बनाते हैं उससे पता लगता है कि PRF का नेचर क्या है। तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये 2 लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो थिक लाइन ले लिया था ना इमेजिनेशन के लिए। अब अगर आप ऐसे लाइन बनाओगे तो देखो किसी ना किसी को तो छोड़ना पड़ेगा। देखो एक पॉइंट छूट गया, नीचे भी छूट गया ना, यहाँ पर था तो 2 पॉइंट छूट गए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अब आप जान चुके हो कि PRF क्या है और PRL क्या है, तो इनके बारे में लिख लें पहले बच्चे। तो PRF is it is the function for conditional mean depending upon independent values, and if PRF is a 2 variable linear regression model, is a 2 variable linear word भी लिखना जरूरी है, 2 variable linear regression model, then on graph we get a straight line. On graph we get a straight line, that is PRL. तो PRL में भी कंडीशनल मीन को ही ज्वाइन करने वाले, that is joining all the conditional mean. Joining all the conditional means, सारे कंडीशनल मीन्स को ज्वाइन करेंगे, जो लाइन मिलेगी दैट विल बी कॉल्ड योर PRL। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो PRF और PRL आ गया समझ में। अब इसका फॉर्मेट क्या बनेगा? तो इसका फॉर्मेट बनेगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ y अपॉन x i, क्योंकि x जो है कभी x1 भी हो सकता है x2 भी हो सकता है, एनी वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा β1 प्लस β2 xi, β1 प्लस β2 xi। दिस इज कॉल्ड PRF, दिस इज कॉल्ड PRF। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, दिस इज कॉल्ड PRF। तो ये किससे मैच करता है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपने पढ़ा हुआ है ना, ये स्लोप होता है और ये क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है। तो यहां पर इंटरसेप्ट हो गया β1, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू β1, स्लोप इज इक्वल टू β2। अब इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या है और स्लोप का मीनिंग क्या है? तो ध्यान से सुने। β1 का मतलब है कि इवन इफ xi is equal to 0, then expectancy of y depending upon xi, conditional mean is β1। देखो ना, जब आप xi की जगह पे 0 डालोगे तो कंडीशनल एक्सपेक्टेंसी कितना आएगा? β1 आएगा। कंडीशनल एक्सपेक्टेंसी कितना आएगा? β1 आएगा। β2 स्लोप है। स्लोप ये बताता है बच्चे, आपने पढ़ा होगा ना स्लोप, dy बाई dx पढ़ा था। यहाँ भी जब आप निकालोगे dy बाई dx, अगर डिफ्रेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में कंडीशनल मीन को, तो β1 का 0 हो जाएगा, बचेगा β2।
बीटा 2 बचेगा। तो ये बताता है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ एमएमई में, कि नीचे वाला dy बाई डी एक्स जो इंडिपेंडेंट है उसको अगर 1 से इंक्रीज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा। इसको रेट मेजर भी बोलते हैं ना, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसको लिखेंगे व्हेन x increases by 1 then y या कंडीशनल मीन changes by beta 2 units, changes by beta 2 units। ये देखो, एक्सपेक्टेंसी ऑफ y एक्स आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई। तो बीटा 1 जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है, और y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जो y एक्सिस पे होता है। क्यों? तो दिस लेंथ इज बीटा 1 एंड दिस पॉइंट इज 0 बीटा 1। तो ये जो लाइन है हमारी PRL, ये पास करेगी 0 बीटा 1 से। मैथमेटिक्स में तो बीटा 1 नेगेटिव भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है लाइन, लेकिन इकोनॉमिक्स में मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स आर पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव वैल्यूज, इसलिए सारा ग्राफ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही देखने को मिलता है। फिर से सुनो मेरी बात, मैथमेटिक्स में तो एक्स और वाई दोनों ही नेगेटिव हो सकते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ग्राफ बन सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं भी ग्राफ बन सकता है। लेकिन इकोनॉमिक्स में माइक्रो मैक्रो में ज़्यादातर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं लाइक प्राइस, डिमांड, क्वांटिटी, वेज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ पॉजिटिव ही हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही ज़्यादा हम वाइड व्यू लेकर के ग्राफ बनाते हैं और उसी में शो करते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में हम एंटर नहीं करते। तो यहाँ भी x जो है वो हमारा क्या है, जल्दी बताओ। मैथ्स स्कोर टेस्ट में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो x इज व्हाट, x इज इनकम जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, और y क्या है, स्कोर है, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ y बाई एक्स आई, तो ये हो गया 0 बीटा 1। अब स्लोप का मीनिंग क्या है, ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे आप 1 यूनिट बढ़ते हो तो ये हाइट आ जाएगी बीटा 2, कहीं भी 1 यूनिट बढ़ते हो तो ये हाइट आ जाएगा बीटा 2। 1 यूनिट बढ़ना किसके लॉन्ग है, x के लॉन्ग, 1 यूनिट तो दिस इज बीटा 2, कहीं भी 1 यूनिट तो दिस इज बीटा 2। तो बीटा 2 इज कांस्टेंट, बीटा 2 is a constant, that is slope is rate of change is constant, rate of change is constant। ठीक है, तो ये फायदा होता है एक स्ट्रेट PRL का। यही अगर मान लो कि हमारा PRF जो है, जरूरी नहीं कि खाली स्ट्रेट लाइन ही हो, PRF अदर फॉर्म्स भी हो सकते हैं। PRF है क्या, सारे कंडीशनल मीन को ज्वाइन कर दो, उसका जो फंक्शन बनेगा वो PRF बनेगा। मान लो अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे आ गया कंडीशनल मीन, उनको ज्वाइन किया तो दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, कभी ऐसे आ सकता है, कभी ऐसे आ सकता है, कभी ऐसे आ सकता है, ये भी सब PRF हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली इट इज लोकस या फिर फंक्शन लिख सकते हैं, इट इज लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन कॉल्ड PRL। PRL का जो है ये लोकस होता है, और PRL ज्यादातर क्या होता है, जब L लग गया तो लीनियर ही होगा, इसलिए ज्यादातर लीनियर होता है, कभी कभी कुछ और भी मिल जाते हैं कंडीशनल मीन में। तो सुनो, स्ट्रेट लाइन छोड़ करके अगर कुछ और मिल गया तो ध्यान से सुनना, यहां पर 1 यूनिट चेंज करोगे तो इतना मिलेगा बीटा 2, और यहां पर 1 यूनिट चेंज करोगे तो सिर्फ इतना सा मिलेगा बीटा 2। तो क्या बीटा 2 सेम है, नहीं है ना, अलग अलग हाइट आ रही है। तो इन नॉन लीनियर PRF स्लोप इज नॉट कांस्टेंट, स्लोप इज नॉट कांस्टेंट। तो ये बड़ा पंगा है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो हर लेवल पे अलग अलग रेट मेजर होगा, हर लेवल पे अलग अलग रेट मेजर होगा और उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में ये हमें बेनिफिट मिलता है, एक ही बार स्लोप निकाला और उसको जनरलाइज करके लिख दिया। समझ में आई बात? अब थोड़ा मैथमेटिकली चलते हैं हम लोग।
तो लिखना मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पीआरएफ। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ पीआरएफ बहुत ही सिंपल है, y/xi। मैथमेटिकल फॉर्म इसलिए क्योंकि दो फॉर्म आएंगे, एक मैथमेटिकल आएगा, एक स्टैटिस्टिकल आएगा। तो दोनों फॉर्म पीआरएफ का पढ़ना है। मैथमेटिकल तो इजी लगेगा आपको। एक्सपेक्टेंसी ऑफ y/xi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi, दिस इज पीआरएल। इसमें β1 और β2 को क्या बोलते हैं? नाम ध्यान से सुनो। स्लोप और इंटरसेप्ट तो बहुत हो गया, वो आपको पता है मैथमेटिक्स से। लेकिन अब जब आप इकोनोमेट्रिक्स में आ गए तो इकोनोमेट्रिक्स में कुछ और से इनको पुकारेंगे। β1 एंड β2 आर रिग्रेशन पैरामीटर्स। इन सबको रिग्रेशन पैरामीटर्स बोलते हैं, या रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी बोलते हैं। तो रिग्रेशन पैरामीटर्स या फिर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। β1 is intercept and β2 is slope. If xi is equal to 0, then y mean is equal to β1. ध्यान से सुनो जरा। y क्या था हमारा? β1 प्लस β2 xi। तो समेशन y करेंगे तो यह आ जाएगा β1n प्लस β2 समेशन x। अब समेशन x तो 0 है, तो β1n प्लस 0, तो β1 की वैल्यू क्या आ गई? समेशन y/n, यानी β1 जो है वो y का मीन भी होगा। तो कंडीशनल मीन हो गया हमारा β1। यही देखा हमने इंटरसेप्ट का मतलब कि व्हेन xi इज 0 कंडीशनल मीन इज β1। तो इस पे दिस वन इज द कंडीशन। नेक्स्ट β2 को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो एक्सपेक्टेंसी ऑफ y/xi इज इक्वल टू β1 प्लस β2 xi। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy/xi dxi इज इक्वल टू β1 का 0 β2 आ गया। When x increases by 1 unit, when x increases by 1 unit, then conditional mean, अब हम लोग β2 को पॉजिटिव मान रहे हैं। कंडीशनल मीन इंक्रीज, चलो चेंजेस बाय वर्ड यूज कर देते हैं। चेंजेस में दोनों कंसीडर हो जाएंगे। अगर β2 पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा और β2 नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा। तो मीन चेंजेस बाय β2 यूनिट्स। ठीक है, ये मीनिंग था हमारा स्लोप का। तो ये था हमारा मैथमेटिकल पीआरएफ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बच्चे करने जा रहे हैं, वो है स्टोकैस्टिक और स्टैटिस्टिकल पीआरएफ। देखो मैथमेटिकल तो यही कहता है कि भाई सारे पॉइंट्स को क्या एक लाइन पे ही लाई करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो मेरी बात। मान लो इधर है इनकम और इधर है कंजम्पशन। तो इस इनकम के सामने ये कंजम्पशन हुआ। कंडीशनल मीन की बात कर रहे हैं, होंगे तो बहुत सारे, इसके सामने भी बहुत सारे होंगे, इसके सामने भी बहुत सारे होंगे, ठीक है, इसके सामने भी बहुत सारे होंगे। लेकिन मान लो इसका कंडीशनल मीन यहाँ है, इसका 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 यहाँ है, एक पे यहाँ है। तो ध्यान से सुनो मेरी बात। ये बन गया हमारा क्या? पीआरएल। स्ट्रेट लाइन तो बन गया। अब दो जो पॉइंट अलग हैं, इन दोनों के बारे में क्या? तो हो सकता है x2 पे जितना होना चाहिए था, जिस रेशियो में बढ़ना चाहिए था कंजम्पशन, कुछ ज्यादा ही कंजम्पशन हो गया। तो प्रैक्टिकली बच्चे ऐसा भी होता है कि किसी का फैमिली साइज बड़ा होगा या
कंजम्पशन किस किस केस में बढ़ सकता है, आप खुद से जोड़ लो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। अगर एक बंदा कमाने वाला हो और बहुत सारे लोगों को फैमिली में, तो भी कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा दूसरे के कंपैरिजन में। या वहाँ अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी चल रही हो, कोई कैंसर वैंसर हो गया हो, तो भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। तो एक एलिमेंट भी कॉज होता है। तीसरा होता है कि आप शौकिया तौर पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारी वजह हो सकती है, तो उस वजह से आपका कंजम्पशन ज़्यादा भी हो सकता है। तो X2 में बहुत सारी वजह से कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, तो वो ऊपर चला गया। अब ध्यान से सुनो, ये लाइन कह रहा था कि यहाँ पर होना चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू, लेकिन एक्चुअल Y2 यहाँ है, तो इसको हम एरर कहेंगे। क्या कहेंगे? एरर। U2 से रिप्रेजेंट होगा एरर। एरर ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स सजेस्टेड वैल्यू, जिसको हम लोग एस्टिमेटेड वैल्यू बोलते हैं। अपने कंडीशनल मीन से जो लाइन पे लाई करना चाहिए था, उससे इतना ऊपर चला गया। अब वही X3 के बारे में बात करेंगे, तो ये नीचे चला गया, तो दिस इज कॉल्ड U3। अब कहोगे मैम कम भी कंजम्पशन होता है? हाँ बिल्कुल होगा। मान लो सिंगल बंदा है, उसने शादी वादी नहीं की है, उसके मम्मी पापा कोई नहीं है, वो कितना खर्च करेगा? कंजम्पशन ज़्यादा होगा ही नहीं। बिल्कुल जिम उम जाता है, फिट रहता है, हेल्दी रहता है, हो गया। फिर कुछ पे खर्च हो ही नहीं रहा है, कितना खर्च कर लेगा? तो उसका कंजम्पशन क्या हो गया? नॉर्मल कंजम्पशन बिहेवियर से कम ही हो गया। तो ये हो गया हमारा कि कुछ डेटा प्रैक्टिकली मे नॉट फिट द PRL, so they may be like more or less than the PRL fitted values. The difference between actual and PRL fitted values is called error. ठीक है, एरर। तो अब एरर टर्म जिसमें आ जाएगा वो कहलाएगा हमारा स्टोकेस्टिक और स्टैटिस्टिकल। स्टोकेस्टिक और स्टैटिस्टिकल जो है वो एक्चुअल और प्रैक्टिकल वैल्यूज के लिए होता है, ना कि थ्योरेटिकल और आइडियल सिचुएशन के लिए। मैथमेटिक्स तो आइडियल सिचुएशन को कवर करता है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स तो बनाया ही गया मैथमेटिक्स का वो वाला ब्रांच जो प्रैक्टिकली सारे डेटा को कवर करता है। इसमें हम आइडियोलॉजी की बात नहीं कर सकते, ठीक है। आइडियल सिचुएशन नहीं होगा, प्रैक्टिकली बात करेंगे। तो इसमें लिखेंगे, कुछ पॉइंट्स लिखेंगे बच्चे, चलो लिखो। मैथमेटिकली we assume that in y is equal to beta 1 plus beta 2 x, all xy lie on the line practically, but this is not always possible, ठीक है। किस पे? y इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x पे ही सारे x और y के पेयर लाई करें, ये पॉसिबल नहीं है। समटाइम्स point may be above or below PRL practically। तो y इज इक्वल टू आ गया बीटा 1 प्लस बीटा 2 xi प्लस ui। अब देखो y जो है वो दो पार्ट में बट गया, ये और ये। इसको बोलेंगे हम लोग एरर टर्म, डिस्टर्बेंस टर्म, रैंडम, नॉन डिटर्मिनिस्टिक या फिर नॉइज कंपोनेंट। मतलब जो भी लाइन से भटका रहा है, भटकना, डेविएशन टाइप का जो भी वर्ड होगा, एरर हो, डिस्टर्बेंस हो, रैंडम हो। रैंडम इसलिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इनका कोई बिहेवियर फिक्स नहीं होता। नॉन डिटर्मिनिस्टिक क्योंकि हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते कि x2 में इतना एरर है तो x3 में कितना एरर होगा, ये कोई बिहेवियर नहीं बता सकता। नॉइज जैसे होता है ना, नॉइज का बिहेवियर थोड़ा ऊपर नीचे, तो ये हमारा कहलाता है डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट। डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट इसलिए क्योंकि अगर आपको xi पता होगा तो आप बीटा 1 बीटा 2 में डाल दोगे वैल्यू, तो y निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। वी कैन फाइंड आउट एंड वी कैन कैलकुलेट दिस पोर्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक कंपोनेंट। समझ में आ गई बात?
तो ये हो गया एरर टर्म की बात। तो स्टोकेस्टिक में एरर टर्म होगा। अब ध्यान से देखो कुछ रिजल्ट इसके ऊपर। yi इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ y अपॉन एक्स आई प्लस यू वाई फॉर फिक्स्ड एक्स आई। अगर हम एक्स आई को फिक्स कर दे, भाई कंडीशनल मीन की बात कर रहे हैं, तो वाई आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस यू आई हो गया। एक्चुअल वाई तो यही होगा ना, कंडीशनल प्लस यू आई। अगर ऊपर होगा तो यू आई पॉजिटिव होगा, नीचे होगा तो यू आई नेगेटिव होगा। अब इस पे एक्सपेक्टेंसी लगा दो, तो एक्सपेक्टेंसी वाई है, सिचुएशन आप लिख दो जब एक्स आई फिक्स है। अब एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्सपेक्टेंसी सेम टू सेम रह जाता है, प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू वाई। मतलब दो बार एक्सपेक्टेंसी ऑफ एक्स लिखोगे, एक ही बार एक्सपेक्टेंसी आता है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में वही दो बार ई को हम लोग सिंगल ई ही लिखने वाले हैं। तो ये आ जाएगा एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी ऑफ वाई आई एक्स आई प्लस एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू वाई, दोनों कैंसिल। एक्सपेक्टेंसी ऑफ यू वाई इज इक्वल टू 0। तो एक्सपेक्टेड एरर जो होता है वो क्या होता है, 0। सो मीन ऑफ एरर टर्म इज 0। ठीक है। अब इफ रिग्रेशन लाइन, अगर रिग्रेशन लाइन पास कर रहा है, पासेस थ्रू, अगर रिग्रेशन लाइन सारे के सारे कंडीशनल मीन को टच करके निकल रहा है तो एरर होगा? बताओ मुझे, नहीं होगा ना। पासेस थ्रू पी आर एल, देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक करेंगे बच्चे, नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक। नेक्स्ट क्लास में एसआरएफ करेंगे, जैसे पीआरएफ किया है ना, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसमें जितना डेटा था हमने सबको कवर किया, इसलिए इसका नाम है पीआरएफ। एसआरएफ में क्या होगा कि सारे के सारे डेटा को नहीं करेंगे, कुछ सैंपल इकट्ठा करेंगे। तो नेचर ऑफ स्टोकेस्टिक एरर टर्म। अब यूआई का क्या क्या नेचर है उसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लें। ये एरर आता ही क्यों है? तो एरर आता है कुछ चीज़ों की वजह से। मान लो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स की बात कर लें, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स तो बच्चे काउंट कर सकते हैं, तो उनको हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल बोलेंगे। और जैसा एक्स्ट्रा खर्च करने वाला, शौकीन तौर पे एक्स्ट्रा वेगेंजा अगर किसी का नेचर है, तो उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते हाउ मच, उसको क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो एरर जो है वो दो तरीके के वेरिएबल की वजह से आ सकता है, दो कॉजेज की वजह से आता है। एक तो वो जिनको हम लोग कैलकुलेट या डिटरमाइन कर सकते हैं, और एक जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पहले इन दो बातों को लिख लेते हैं। एरर टर्म may be result of some absent variables in PRF which can be explained, दूसरा है which can't be explained, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तीसरा है एरर्स ड्यू टू मेजरमेंट। कभी कभी ना इंसानी भूल और मशीन की भूल, कोई भी कारण हो सकता है एरर दिखलाने की। तो इसमें ह्यूमन एरर भी आ सकता है और मशीन एरर भी आ सकता है। मशीन एरर इसलिए कि मशीन खराब होगा, खराब चीज़ रिकॉर्ड कर रहा होगा, और ह्यूमन एरर इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड सही तरीके से नहीं किया। मशीन ने तो अपना काम सही किया, बट इंसान ने नोट करते वक्त कुछ गलत नोट कर दिया डेटा। ठीक है, तो उसको ह्यूमन एरर बोलेंगे। जैसे आप डेटा की एंट्री कर रहे हो और कुछ गलत हुआ तो उसको मशीन एरर नहीं बोलेंगे, उसको ह्यूमन एरर बोलेंगे, आपका ध्यान कहीं और था। मशीन एरर तो उसको बोलेंगे कि आपने डेटा एंटर किया, वो सेव नहीं हुआ, या वो लिया नहीं, टाइपिंग नहीं हुआ, इन सबको मशीन एरर बोलते हैं। अब लास्ट में आ जाता है ओकेम्स रेजर प्रिंसिपल।
ओकिम जो है वो नाम है इकोनोमेट्रिशियन का, और उन्होंने रेजर प्रिंसिपल दिया था। रेजर का काम क्या होता है बच्चे, सबको पता होगा रेजर क्या करता है। बियर्ड, मुस्टैच या कहीं भी अनवांटेड हेयर्स होते हैं तो उसको हटाने का काम करता है। ध्यान से सुनो, फेस पे आपको बियर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसको हटा दोगे रेजर से। वैसा ही इकोनोमेट्रिक्स में कहा जाता है कि अगर वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है तो बहुत सारे वेरिएबल को मत लाओ, वेरिएबल को रेजर के जैसा उसको हटाते जाओ, कम से कम वेरिएबल रखो, क्योंकि जितना ज्यादा वेरिएबल रखोगे उतना ज्यादा कैलकुलेशन होगा, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 ये सबको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये ओकेम्स ने समझाया था कि ज्यादा वेरिएबल मत लो, नहीं तो पंगे में फंसोगे, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगा। तो इसलिए रेजर से मिलता जुलता इनका फंक्शन है और कुछ नहीं है। इनका कहना था इफ वी कैन एनालाइज with less number of variable, with less number of variables, then why to take more। तो फिर ज्यादा लेने की क्या जरूरत है। अब बात आती है कि क्यों भाई, क्यों लेंगे कम, ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। आप एक्सप्लेन तो कर दोगे ज्यादा, लेकिन जब बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 ऐसे 8-10 बीटा बना दिए, सबको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी चैप्टर 2 में हम लोग नेक्स्ट क्लास में निकालेंगे ओएलएस एस्टिमेशन से बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यू, देखना कितना टाइम लगेगा। फिर चैप्टर 4 में निकालेंगे बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीन की वैल्यू, देखना कितना टाइम लग जाता है। अगर 4-5 ला दिए तो फिर एक हफ्ते का टारगेट हो जाएगा। तो ज्यादा वेरिएबल हमें इंक्लूड नहीं करना होता एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में ना, राइट हैंड साइड पे कम से कम रखो। तो टेक मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स फॉर easy calculation and simplified model। ठीक है, तो सिंप्लीफाइड मॉडल निकलेगा आपका। तो ये अलग से आपको लर्न करना है ओकेम्स का रेजर प्रिंसिपल। ये एक नंबर में किसी साल पूछ दिया था सी या डी पार्ट में, एक भी नंबर, एक एक नंबर के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं एग्जाम में, तो क्यों छोड़ेंगे, बहुत इजी है, एक लाइन में लिख देना, इनको डिफाइन कर देना कि उन्होंने क्या कहा था। तो ये इतना था बच्चे क्लास 1 का टॉपिक। तो क्लास 1 में हमने सीखा, क्या क्या सीखा क्लास 1 में, कि इकोनोमेट्रिक्स होता क्या है, और इकोनोमेट्रिक्स में हम लोग रिग्रेशन क्यों पढ़ते हैं। रिग्रेशन में हमने पीआरएफ के बारे में ज़्यादा फोकस किया, कंडीशनल मीन वगैरह। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 में हम लोग एसआरएफ पे जाएंगे, और एसआरएफ के साथ साथ हम लोग ओएलएस भी सीखेंगे, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से हम लोग एस्टिमेट करेंगे बीटा 1 और बीटा 2 को। अब एस्टिमेट वर्ड नहीं समझ में आता है तो आपको चैप्टर 6 में मिलेगा एस्टिमेट एंड एस्टिमेटर, फर्स्ट वीडियो बस आपको देखना है चैप्टर 6 का। ओएलएस हम लोग मैथमेटिक्स का जो आपने चैप्टर 17 में मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था उसका यूज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको कुछ भी नहीं रिकॉल करने की जरूरत है तो वो हम लोग क्लास में करा देंगे। ठीक है, तो ये इतना आज के लिए इतना ही बच्चे। और इकोनोमेट्रिक्स में हर क्लास में आपको लास्ट का रिवाइज करके बैठना है। 5-10 मिनट अगर लेट आप क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो बस एक बार नोटबुक को पलट लो, फिर आप आगे का पढ़ो, तो देखना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप चाहोगे कि अचानक से बस एक हफ्ते पहले पढ़ा था क्लास 1 और फिर एक हफ्ते बाद क्लास 2, तो नहीं समझ में आएगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ जाएगा। तो हमेशा रिवाइज 5 मिनट लगेगा रिवाइज करने में, रिवाइज करके फिर आगे बढ़ना। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है तो फिर हमारी डाउट क्लास होती है, क्लास के बाद आप अपना डाउट भी पूछ सकते हो उसमें। और अभी तो इतना ही है, इसके बाद से फिर असाइनमेंट और पीपी भी होगा। अभी तो क्लास 1 ही हुआ है, तो क्लास 2 में देखते हैं बच्चे एसआरएफ एंड ओएलएस। टिल देन बाय 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 बाय।